Hello, how are you all? Good? Okay. हम लोग राष्ट्र का स्वरूप पढ़ रहे हैं और उसका थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनकर आते हैं, उसके बारे में पैराग्राफ से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमने देखा कि राष्ट्र के स्वरूप में जो मेन बात डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने हमें बताई है वो ये बताई है कि राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण 3 तत्वों से मिलकर के होता है। भूमि, जन और संस्कृति, ये 3 जो हैं ये राष्ट्र के मेन तत्व हैं और इन्हीं 3 के द्वारा जो है वो राष्ट्र का निर्माण होता है, इन्हीं 3 के द्वारा राष्ट्र को बनाया जाता है। तो जिसमें कि जो राष्ट्र है वो इन तीनों से बन करके सुसंगठित होता है, सुव्यवस्थित होता है और संपन्न होता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में और पढ़ते हैं, जो भी हमारा चैप्टर का अंश बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे थे कि जो हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था कि स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है और जो जन्मात्र भूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। कि जिस प्रकार से जो भी माँ के प्रति अनुराग रखेगा पुत्र, वो ही उसके प्रति सेवा भाव करेगा और जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने माँ के प्रति अनुराग रखता है, अपने माँ से प्रेम करता है, उसी प्रकार से हम सब मिलकर के अपनी धरती माँ से प्रेम करें। और जब हम धरती माँ से प्रेम करेंगे तो क्या होगा, जब हम धरती माँ से प्रेम करेंगे तो हम उसके उन्नति के लिए, उसकी संपन्नता के लिए और उसकी संवर्धनता के लिए कार्य भी करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, ये जो पैराग्राफ आगे का है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार जो है वो पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में और होप सो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन होने चाहिए, तो इसलिए इसको ध्यान से आप देखेंगे कि लेखक यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाला ले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। क्या कहना चाह रहा है लेखक, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। तो देखिए यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि जो पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति हैं वो माना कि अनेक प्रकार के हैं और अनेक भाषाओं को बोलते हैं, अनेक धर्मों को मानते हैं, अनेक देशों में रहते हैं और अनेक मतों के अवलंबी हैं, अर्थात अनेक मतों को मानने वाले हैं, फिर भी एक हैं और समान रूप से पृथ्वी को माता मानते हैं। क्या कहना चाह रहा है, तो यही इसका जो है वो भी होगा, यही इसका प्रसंग भी होगा कि लेखक का कहना है कि जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य हैं वो अनेक भाषा बोलने वाले हैं, अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, अनेक देशों में रहने वाले हैं या अनेक मतों के मानने वाले हैं, फिर भी एक हैं और समान रूप से पृथ्वी को माँ के रूप में मानते हैं या माता मानते हैं। तो
थोड़ा सा हम लोग इस वाले जो ये पर्टिकुलर पैराग्राफ यहाँ तक का अखंड है, यहाँ तक मैंने आपको बताया, इसका थोड़ा सा वो देखेंगे कि क्या लेखक कहना चाह रहे हैं। लेखक यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार एक माता के लिए या एक माँ के लिए सभी पुत्र समान होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है, उसी प्रकार पृथ्वी माता के लिए भी सभी मनुष्य जो है वो समान हैं। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक माँ के लिए सभी पुत्र समान होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है, उसी प्रकार से पृथ्वी माँ के लिए भी सभी मनुष्य समान हैं। इसके लिए उनके लिए कोई भी छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है और सबके प्रति समान स्नेह भाव पृथ्वी माँ में बना है। और जो मनुष्य पृथ्वी माँ की उन्नति करता है या पृथ्वी माता की उन्नति करता है, उसकी प्रगति को देखकर प्रसन्न होता है, वही वास्तव में पृथ्वी की सभी सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकारी भी है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी विशाल ये पृथ्वी है, इस पर जो अपार लोग निवास करते हैं, और इस पृथ्वी की चूंकि सीमा जो है वो अनंत है, तो पृथ्वी पर जो स्थित नगर हैं, जनपद हैं, पुर हैं, गांव हैं, जंगल हैं और पर्वत हैं, उसमें अनेक प्रकार के लोग निवास करते हैं। दूसरी बात यहाँ से जो ये आपकी थर्ड लाइन है, देखिए, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमारी ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी माँ, ये इसकी सीमा अनंत है। तो चूंकि पृथ्वी की सीमा अनंत है और पृथ्वी एक विशाल भूभाग को धारण करती है, विशालतम भूभाग को धारण करती है, तो इस विशाल पृथ्वी पर अपार जन निवास करते हैं और इसमें स्थित नगरों, जनपदों, पुरों, गांवों, जंगलों और पर्वतों में अनेक प्रकार के लोगों का निवास है। और वो सभी विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले हैं, अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले हैं। उनमें विषमता होते हुए भी पृथ्वी के समान रूप से वो क्या है, पुत्र है। पृथ्वी माँ जो है वो सबको समान रूप से प्रेम करती है और एक ही माँ के पृथ्वी के पुत्र होने के कारण वे सब भी, वो जो उसके पुत्र हैं, वे सब भी साथ साथ प्रेम, सहयोग और सद्भाव से रहते हैं। सॉरी। उनके विभिन्न धर्म, रीति रिवाज हैं, भाषा हैं और उन सब के मत को जो है वो अलग हैं, लेकिन फिर भी उन सब को अलग नहीं कर पाते हैं। क्या? उनके विभिन्न धर्म, रीति रिवाज और भाषा या उनका जो अपना धर्म का मत है, वो सबको अलग नहीं कर पाता है। और पृथ्वी के प्रति जो मातृ भावना है, वही उनको एक सूत्र से बांधी रहती है। जब वो अलग अलग हैं तो वो कैसे एक हैं? वो इस तरह से एक हैं क्योंकि पृथ्वी के प्रति जो मातृ भावना है कि ये पृथ्वी हमारी माँ है, ये उन सबको एक साथ बांधे रहती है। ठीक है, समझ में आया? फिर इसलिए उनका आपसी प्रेम कभी भी खंडित नहीं होता है। इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। वो ये कह रहे हैं कि फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। तो इसीलिए चूंकि वो सब मातृ भावना को मानते हैं और एक सूत्र में बंधे हुए हैं, इसलिए उनका आपसी प्रेम कभी भी खंडित नहीं होता है। तो यहाँ तक अगर हम पैराग्राफ लेते हैं तो इसमें क्या मेन बात कही गई है? इसमें साहित्यिक सौंदर्य में यही कहा गया है कि जो पृथ्वी पर रहने वाले अनेक धर्म, भाषा और संप्रदाय के लोग हैं, वो विभिन्न होते हुए भी या अलग अलग होते हुए भी सब एक समान हैं और ये पृथ्वी का माँ के रूप में समान आदर करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने, आप एक सूत्र में अगर कहना चाहें एक पंक्ति में, तो अनेकता में एकता पर बल दिया गया है। अनेकता में एकता पर बल दिया गया है। भाषा कैसी है? भाषा परिमार्जित और शुद्ध खड़ी बोली है। समझ में आया? भाषा खड़ी बोली है, शुद्ध है और परिमार्जित है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपको यहाँ तक मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए वो क्या कह रहे हैं कि सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं उत्पन्न हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब प्राणियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ
होगा रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। क्या कह रहे हैं वो, एक बार फिर से हम रीड करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से पृथ्वी के पास या मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उनमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। कि इसमें इन्होंने यहाँ पर अभी तक हमने ये देखा कि वो कह रहे हैं कि जो मातृभूमि के प्रति व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है उसके करने से ही मातृभूमि के साथ संबंध उसका स्थापित होता है। लेकिन यहाँ पर उसके आगे लेखक हमको ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इस भूमि पर अनेक लोग बसते हैं। कैसे आप इसका प्रसंग लिखेंगे कि चूंकि इस पृथ्वी पर अनेक लोग बसते हैं, अनेक भाषा भाषी हैं, अनेक प्रकार के धर्मों के अनुयायी लोग रहते हैं, अनेक प्रकार की सभ्यताएं निवास करती हैं, रहन सहन की दृष्टि से उनमें भेद हो सकता है, लेकिन उनमें से प्रत्येक को उन्नति पाने का समान अधिकार है और समन्वय का भाव सब में जागृत होगा, तभी राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। ठीक है कि जब भले ही सब अलग अलग हैं, भले ही सारी विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं और वेशभूषाओं के लोग हैं, लेकिन जब उनमें समन्वय का भाव जागृत होगा तभी सारे राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। और यहाँ से यहाँ तक आपको मैंने पढ़ाया है कि इस प्रकार उनका फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। कहाँ तक पढ़ाया है? यहाँ तक कि फिर भी उनका सौहार्द भाव अखंड है। तो अब यहाँ से आपको हम बताते हैं तो कैसे आप अर्थ लिखेंगे। तो बेटा आपको ये लिखना होगा यहाँ पर कि जो पृथ्वी का ये विशाल भूभाग है, इसमें अनेक प्रकार के जन निवास कर रहे हैं, जो धर्म से, भाषा से, संस्कृति से, रहन सहन की दृष्टि से अलग अलग हैं, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति करने का समान अधिकार प्राप्त है। एक चीज ये, और दूसरा चीज आप ये भी कह सकते हैं कि विभिन्नता में भी एकता रखते हुए, एकता का भाव रखते हुए यदि सारे राष्ट्रवासी किसी भी राष्ट्र के होंगे वो समन्वयात्मक दृष्टि का कोण का परिचय देंगे और इस समन्वय की भावना से संपूर्ण निवासियों की उन्नति के पथ पर अगर वो अग्रसर होंगे तो राष्ट्र का विकास अवश्य होगा। फिर से बता रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं यहाँ पर लेखक कि विभिन्नताओं में एकता होते हुए भी हमें क्या करना चाहिए, समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचय देना चाहिए और इसी समन्वयात्मकता की भावना के साथ अगर संपूर्ण निवासी ध्यान देंगे, राष्ट्र की उन्नति में अपना सहयोग करेंगे तो उनका राष्ट्र जो है वो आगे बढ़ेगा और प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र की उन्नति के अवसर मिलने चाहिए। यदि हम किसी भी एक अंग को पीछे कर देंगे, यदि हम राष्ट्र के किसी भी एक अंग को पीछे कर देंगे तो राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा और राष्ट्र की उन्नति तभी संभव होगी, किसी भी राष्ट्र की उन्नति तभी संभव होगी जबकि उसके समग्र निवासियों की उन्नति होगी। इसलिए ये हमारा कर्तव्य होगा कि हम राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुधि लें या प्रत्येक अंग को याद रखें जब भी हम देश की उन्नति के बारे में सोचें। यदि देश के किसी एक भाग में गरीबी, अनिद्रा या पिछड़ापन होगा तो उससे संपूर्ण देश जो है वो प्रभावित होगा। उसी प्रकार जैसे शरीर का एक अंग यदि बीमार होगा या कमजोर होगा तो उसका दुष्प्रभाव क्या होगा, पूरे शरीर पर जिस प्रकार से पड़ेगा, उसी प्रकार से यदि देश के किसी एक भाग में भी कमजोरी होगी, यदि देश के किसी एक नागरिक में भी कमजोरी होगी
तो उससे संपूर्ण देश प्रभावित होगा। ऐसा कैसे, आप सोचेंगे, आश्चर्य करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर एक व्यक्ति खराब है तो पूरा देश कैसे। अब मान लीजिए एक व्यक्ति के मन में कोई ऐसी भावना आ जाए कि मैं आतंकवादी बन जाऊं, तो क्या होगा। भले ही हम सब मिल करके देश की उन्नति के लिए अथक प्रयास करेंगे और अनेक रूप से सोचेंगे, लेकिन दूसरी चीज क्या होगा कि हम जो हैं वो भले ही हम कितनी भी तरीके से सोचेंगे, कितनी भी तरीके से समझेंगे, लेकिन यदि वो आतंकवादी बन गया और उसने सोचा कि मैं पूरे देश को उड़ा दूं बम से, तो क्या होगा। राष्ट्र की उन्नति तो नहीं हो पाएगी, राष्ट्र ही नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमको प्रत्येक भाग और प्रत्येक जन की ओर ध्यान देना होगा। ठीक है, समझ में आया। और इसलिए ये सब सारे देशवासियों का ये कर्तव्य है कि वे जो हैं वे उदार हों और व्यापक दृष्टिकोण का परिचय दें और सबकी उन्नति के लिए प्रयास करें। तभी हमारा राष्ट्र जो है वो उन्नतिशील बनेगा, तभी हमारा राष्ट्र जो है वो उन्नतिशील बनेगा। समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, ठीक है। मैं आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। यहाँ तक मैंने भी आपको पढ़ाया। अब आप देखिए इधर कि जन का प्रवाह अनंत होता है। ये भी काफी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है आपका। कई बार ये पैराग्राफ जो है वो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, और ये लाइन भी पूछी जाती है, क्योंकि अब तो आपका ऐसा है कि जिस पंक्ति के नीचे अंडरलाइन होगी, जिन पंक्तियों के नीचे, वही आपको उसका अर्थ ही लिखना होगा, सबका नहीं। लेकिन चूंकि आपको पढ़ाना पूरा इसलिए पड़ता है क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस का अर्थ में ही ये सारे अर्थ जो है वो छुपे रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको जो है वो पूरे लाइंस का अर्थ मुझे बताना होता है और समझना होता है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फोन करके या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फिर से यह लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। जन का जो लास्ट पैराग्राफ है उसे देखें कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है। काफी इम्पोर्टेंट भी पैराग्राफ है ये, और बहुत बड़ी बात इसमें कही गई है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य स्थापित किया, तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है। तो यहाँ पर लेखक वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो लेखक हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लेखक ने राष्ट्र के कितने अंग बताए हैं। लेखक ने राष्ट्र के 3 अंग बताए हैं, भूमि, जन और संस्कृति। और वो ये कह रहे हैं कि यदि भूमि माता है और इस पर रहने वाले लोग उनके पुत्र हैं, तो हजारों वर्षों से पृथ्वी पर जमे हुए हैं, जन रहते आए हैं। इस संसार में बहुत सालों से लोग रहते हुए आए हैं, और वो निरंतर प्रवाहित होने वाली नदी के समान है। यहाँ पर वो किसके समान है? जो लोग हैं वो नदी के समान हैं, और उनके कर्म और श्रम द्वारा उन्हें इस जीवन रूपी नदी पर सुंदर चीजें बनानी होती हैं, सुंदर वस्तुओं का निर्माण करना होता है, और ऐसा करने पर ही किसी भी राष्ट्र का विकास होता है। तो वो यहाँ पर ये लेखक कहना चाह रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि लेखक यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो राष्ट्र के अंग हमारे 3 माने गए हैं, भूमि, जन और संस्कृति, उसमें भूमि हमारी माँ है, और उस पर जो रहने वाले लोग हैं वो उसके पुत्र हैं, और हजारों सालों से लोग यहाँ पर रहते हुए आए हैं, या जन यहाँ पर रहते हुए आए हैं, और वे निरंतर प्रवाहित होने वाली नदी के समान हैं। अपने कर्म के द्वारा और श्रम के द्वारा उन्हें इस जीवन रूपी नदी पर
बहुत ही सुंदर वस्तुओं का निर्माण करना होता है, या आप कह सकते हैं कि सुंदर घाटों का निर्माण करना होता है, और ऐसा करने पर ही राष्ट्र का विकास होता है। तो ये बेटा इसका जो है वो प्रसंग बनेगा, यहाँ का ये प्रसंग होगा। और उसके बाद आप जब व्याख्या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि लेखक यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इस भूमि पर अनंत काल से ही जो एक जन प्रवाह रूपी नदी है उसकी धारा बह रही है। क्या हो रहा है कि इस भूमि पर अनंत काल से ही, बहुत पहले से ही जन प्रवाह रूपी नदी की धारा का बहाव है यहाँ पर, और एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है और उसी तरह से आती है जैसे कि नदी की धारा में पानी बदलता रहता है। और भूमि के साथ जो लोग हैं, राष्ट्रीय जन है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, उन्होंने अपना एक तादात्म्य स्थापित कर लिया है। और जब तक सूर्य की रश्मियां या सूर्य की किरणें प्रातः काल होने पर संपूर्ण विश्व को अपने प्रकाश से या प्रकाश रूपी अमृत से भरती रहेंगी, तब तक इस पृथ्वी पर जन का अस्तित्व रहेगा। क्या कह रहे हैं वो कि जब तक सूर्य की रश्मियां या सूर्य की किरणें जो हैं वो प्रातः काल होने पर संपूर्ण पृथ्वी को अपने आलोक रूपी अमृत से भरेंगी या प्रकाश रूपी अमृत से भरेंगी, तब तक इस पृथ्वी पर जन का अस्तित्व जो है वो बना रहेगा। और इतिहास के अनेक उतार चढ़ावों के बाद भी जो राष्ट्र के निवासी हैं वो लहरों के साथ, जन रूपी लहरों के उतार चढ़ाव की भांति निरंतर गतिशील रहते आए हैं और रहेंगे। ठीक है। और राष्ट्र में जो जन का निरंतर होने वाला प्रवाह है वो नदी की धारा की तरह है। राष्ट्र में जो लोगों का निरंतर, जन का, एक व्यक्ति का, जन मैं यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि व्यक्ति आप लिखेंगे व्यक्ति और ब्रैकेट में लिखेंगे जन, कि किसी भी राष्ट्र में जो जन का निरंतर या व्यक्ति का निरंतर होने वाला प्रवाह है वो नदी की धारा के समान ही है, जिसमें कर्म के द्वारा और परिश्रम के द्वारा उन्नति रूपी सुंदर घाटों का निर्माण होता है। और ये घाट लिखा है, घाट नहीं होगा, घाट होगा, ये घाट, ठीक है, क्योंकि नदी में क्या होता है, नदी के किनारे जिसे हम घाट कहते हैं। तो यहाँ पर इससे मतलब है घाट से, नॉट त नहीं है, ये ट है। तो यहाँ पर आप लास्ट लाइन में अर्थ ये होगा कि जो राष्ट्र में जन का निरंतर होने वाला प्रवाह है वो नदी की धारा के समान ही है, जिसमें कर्म और परिश्रम के द्वारा उन्नति रूपी सुंदर घाटों का निर्माण व्यक्ति को करना होगा, और तभी राष्ट्र की उन्नति होगी। समझ में आया? तभी राष्ट्र की उन्नति होगी। यहाँ पर ये इसमें बताया गया है। फिर इसमें जो उत्थान के घाट शब्द आया है, इस उत्थान के घाट का मतलब क्या है? इस उत्थान के घाट में रूपक अलंकार है, और जन की तुलना या मनुष्य की तुलना यहाँ पर नदी के प्रवाह से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि नदी के प्रवाह में जिस प्रकार से निरंतरता रहती है उसी प्रकार से लोगों में भी निरंतरता रहती है। जन का प्रवाह जो है वो अनंत होता है, पहली लाइन में ही आपको लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपसे बीच बीच में अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि जो जन की तुलना है या व्यक्ति की तुलना है वो यहाँ पर किससे की गई है। तो जन लिखा है तो व्यक्ति अगर पूछ लिया जाए तो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति की तुलना है वो नदी के प्रवाह से की गई है। और क्यों की गई है? क्योंकि उसमें निरंतरता लगातार बनी रहती है। भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है और गवेषणात्मक शैली है। भाषा कौन सी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है और गवेषणात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी इस समय जो है वो दो अंग इसके पूरे कर लिए हैं, एक भूमि और दूसरा जन। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे, संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से एक वीडियो या दो वीडियो में और आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो तब तक आप यहाँ तक इसको पढ़िए अच्छे से और इसके नोट्स बनाइए और देखिए कि आगे के वीडियो में संस्कृति के बारे में क्या लेखक ने विचार व्यक्त किए हैं। थैंक यू।